साहित्य की दुनिया में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो अपने लेखन से ही नहीं बल्कि अपने जीवन से भी प्रेरणा देते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही अतिथि आज मौजूद हैं जो पेशे से भारतीय सेवा में अधिकारी हैं और दिल से एक साहित्यकार हैं। इनकी कलम ने हमें उपन्यास दिए जो है एज बॉयज़ बिकम मैन्स, जो जिसमें युवावस्था की जद्दोजहद और एक सपनों का संसार झलकता है। इनकी एक कृति है सेड्यूशन बाय ट्रुथ। मानो सत्य और असत्य के बीच की जो जटिलता होती है उसको शब्द देने का काम किया है। इसके साथ ये एक संवेदनशील कवि भी हैं। एक और दफ्तर की व्यस्तता, जद्दोजहद और उसकी जिम्मेदारियां, और दूसरा लेखन में इतनी गहराई, जो दोनों साथ में काम करती है। वेलकम है सर आपका। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मुकुल कुमार सर। सर वेलकम टू AFT 24/7। इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला सवाल जो मेरा जनरल सवाल रहेगा कि आप रेलवे में सेवा देते हैं, साथ में लेखन का कार्य भी करते हैं। ये जर्नी किस तरीके से शुरू हुई? लेखन में इंटरेस्ट आपका रेलवे में काम करते करते आया या फिर लेखन करते करते आपने रेलवे की जर्नी शुरू की? ये आपने बहुत दिल को छू लेने वाला सवाल किया, बिकॉज मेरा मानना है कि साहित्य जो आपके अंदर या कोई भी कला आपके अंदर होती है वो ईश्वर प्रदत्त होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है। तो जहाँ तक मेरी याददाश्त मुझे ले जाती है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो भी अनायात कुछ पंक्तियाँ कविताओं की आ जाती थी तो लिख दिया करता था। अब उस समय वो कविताएं कही जा सकती हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट कुछ थे, कुछ थॉट्स, बिल्कुल कुछ विचार अलग होते थे, कुछ भावनाएं अलग होती थी और दिल करता था कि उनको मैं अभिव्यक्ति दूँ, अपने उद्गार को अभिव्यक्ति दूँ। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि वहाँ से ये फिर यात्रा शुरू हुई और धीरे धीरे वो यात्रा यूँ निकल पड़ी कि धीरे धीरे विकसित होता रहा। वो जो मेरे अंदर एक साहित्यकार था वो निकल के अब मैंने फिर बाहर आना चाहता था। तो ये यात्रा बड़े सहज यात्रा मैं कहूँगा इसको। और मेरा हमेशा से मानना है कि साहित्य एक लेखक साहित्य को नहीं चुनता। जो साहित्य होता है, एक प्रकृति जो है वो आपको चुन करके साहित्य को देती है। तो साहित्य जो है वो लेखक को चुनता है। तो वही हुआ। आप एक ऑथर भी हैं और एक ब्यूरोक्रेट भी हैं, तो आप दोनों रोल्स को कैसे संभालते हैं अपने? ये वो मेरा पेशा है, ये मेरा पैशन है, जुनून है। और यूँ कहें कि जब मैं एज बॉयज़ बिकम मैन की आपने चर्चा किया, तो जिस समय मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा लिख रहा था उसमें वो भी एक जुनून था, मैं भी उसको जुनून का ही दर्जा दूंगा। और बाद में ये जुनून जो है इसने अपना रास्ता पकड़ा और यहाँ तक है कि इस दोनों दुनिया के बीच मैं कैसे संतुलन स्थापित करता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि वो जो ग्लेशियर से जो फूटता है झरना और वो बिल्कुल अपनी वेग और अपनी गति से वो फूटता है और चट्टानों को काटते हुए और रास्ता बना लेता है, जुनून बिल्कुल उसी तरह से है। ये बिल्कुल आपको बाध्य कर देगा, समय निकलवा देता है और ये जब तक आपके अंदर से वो चीज़ निकल के बाहर नहीं आएगी, आपकी अभिव्यक्ति नहीं होगी, तब तक वो आपको शांति से बैठने नहीं देगा। तो मुझे जब भी पूछा जाता है कि कैसे आप संतुलन स्थापित करते हैं, कैसे आप टाइम निकालते हैं, तो वो हिमगिरी थे जो झरना फूटा और वो नदी का रूप लेकर के वो आ जाता है। और जब नदी आ जाती है आपकी सतह में, मैदान में, तो देखिए नदी शांत हो जाती है। तो जब वो उद्गार निकल जाते हैं तो मुझे वही नदी की शांति महसूस होती है। सर जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि 2016 में आपका एक उपन्यास आया एज बॉयज़ बिकम मैन, तो वो उपन्यास में मतलब आपने क्या अनुभव साझा किया है? क्या वो आपकी खुद की आत्मकथात्मक बिल्कुल है। और मैं इस चीज़ को मैं हर फोरम पे बोल चुका हूँ। उसमें मैंने उसमें जो घटनाएं हैं वो भले कुछ काल्पनिक हो सकती हैं, लेकिन यूँ कहें कि जो मेरे अनुभव थे वो मेरे अपने पर्सनल थे, व्यक्तिगत थे। और उन अनुभवों को मैंने एक काल्पनिक एक रूप दे के, जामा दे करके लोगों के सामने पेश किया है। उसमें युवाओं के बारे में है, महत्वाकांक्षा है, जुनून है, कॉलेज लाइफ है, दोस्ती है, रोमांस है और घर को छोड़ करके बाहर आने की जो जद्दोजहद है, एक नए परिवेश में अपने आप को ढालने की जद्दोजहद है। और वो उसके साथ मैंने वो किताब बहुत ही मल्टी लेयर्ड है, बहुत सतही किताब है। उसमें मैंने इतिहास, दर्शन, धर्म, वो तीन विद्यार्थी आपस में जुड़ते हैं, दोनों में दोस्ती होती है, तीनों का रास्ता एक ही है, गोल मंजिल एक है, सिविल सर्विसेज। उन तीनों की जो आपस में वार्तालाप है उनका बहुत बखूबी इस्तेमाल करके मैंने जो गूढ़ बातें हैं ज़िंदगी की,
इतिहास हो गया, धर्म हो गया, दर्शन हो गया आपका, इन चीज़ों को मैंने उभार करके लोगों के सामने पेश किया है। तो बड़ा मेरे लिए ये एक बहुत संतोषजनक कृति रही वो, कि कहानी के रूप में तो युवाओं की कहानी है, लेकिन उसके गहरे अगर आप उतरेंगे तो हर वर्ग को, पाठक के हर वर्ग को उसमें कुछ न कुछ मिलने लायक किताब है वो। तो चूँकि सर ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, तो आज के टाइम में लिटरेचर का डिजिटल मीडिया में आप क्या रोल मानते हैं? लिटरेचर का अभी तो हम लोग उसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि दोनों में कैसे क्लैश हो रहा है। तो डिजिटल मीडिया जो है वो, एज अ राइटर अगर आप बोलेंगी तो डिजिटल मीडिया मुझे एक कहीं ना कहीं से मदद भी कर रहा है कि मैं अपनी कृतियों को बड़ी आसानी से लोगों के सामने पहुंचा पाता हूं। सोशल मीडिया का मैं एक कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल जो होता है वो मैं कर पा रहा हूं। लेकिन साहित्य का रोल इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया है कि डिजिटल मीडिया के आने की वजह से आपका जो ध्यान है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है, भटकता है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर युवाओं के लिए जो अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए डिस्ट्रैक्शन भी है सोशल मीडिया। तो मैं वही बोल के आया हूँ, अभी जस्ट हम लोग का सेशन भी इसी थीम पे था कि इसको आप इसका इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा उठाएं, और न कि अपने जो पर्पस है, अपने जो गोल है, उद्देश्य है, उससे आप भटकें। तो ये चैलेंज तो है आज के युवाओं के सामने। चैलेंज हमारे टाइम से ज़्यादा बड़ा चैलेंज है कि उनको पहले अपना कंसंट्रेशन, उसको ध्यान को अपने को ये कलेक्ट करना है, अपने आप को एकत्रित करना है, और तब अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। तो ये तो है, ये चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा, चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। सर, आप एक सरकारी अफसर हैं, सरकारी नौकरी में रहते हुए लेखन का कार्य कर रहे हैं। क्या लिखने में उतनी स्वतंत्रता मिल पाती है, बेबाक लिख पाते हैं? हाँ, देखिए, वो आपने बिल्कुल सही प्रश्न कहा कि हमारे कंडक्ट रूल्स कुछ होते हैं और उसमें मतलब नेचुरली उसका ख्याल करना पड़ता है। लेकिन मेरी जो अपनी लिखावट रही है वो अभी तक कविताओं की है, कल्पना की दुनिया है, फिक्शन लिखता हूँ, उपन्यास लिखता हूँ, उसमें मुझे अभी तक कोई टकराहट महसूस नहीं हुई है। लेकिन हाँ, आगे चल के हो सकता है कुछ थीम आए तो उस चीज़ का ख्याल तो करना पड़ेगा। लिखा है सर राजनीतिक, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत कुछ देता भी है, आपको सामाजिक पहचान देता है। तो अगर वो कुछ है, उसकी कोई डिसिप्लिन है, उसका कुछ अनुशासन है, तो मैं उसको बिल्कुल तहे दिल से उसको मैं फॉलो करूँगा। मतलब अभी तक राजनीति के बारे में अभी तक कोई भी टकराहट मेरी कला से, हमारे जॉब की नहीं हुई है, मेरे पेशे की नहीं हुई है अभी तक। तो मैं, आपके मुताबिक जो लिखावट है या साहित्य है, वो आप दिल से लिखेंगे या अपनी इमेजिनेशन से लिखेंगे? मतलब अपने दिल से लिखेंगे या अपने दिमाग से लिखेंगे? वो दिल है, साहित्य तो बिल्कुल दिल की चीज़ है, और दिमाग तो केवल आपको अभिव्यक्ति देने में आपकी मदद करता है। तो भावनाएं तो आती हैं दिल से, ठीक है। कविता का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि पोइट्री हैपन्स व्हेन इमोशंस अज्यूम थॉट्स एंड थॉट्स अज्यूम वर्ड्स। इमोशंस तो आएगा दिल से, थॉट्स फिर आपके प्रोसेस होकर दिमाग में जाते हैं, और वो अभिव्यक्ति जो होती है वो फिर वो आपके दिमाग से आती है। तो दोनों का मिला जुला संगम है, साहित्य जो है दिमाग और दिल का मिला जुला संगम है। लेकिन स्रोत जो कहेंगे, जो मूलभूत स्रोत है, वो दिल है कहीं ना कहीं से। सर, एक अहम सवाल है कि एक तो हिंदी पढ़ने वाले लोग हो गए, एक इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हो गए। अभी ये लाइन ऐसा लग रहा है कि अभी के दौर में बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। लोग इंग्लिश ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हिंदी की तरफ लोग कम जा रहे हैं। ये जो मुझे लगता है या मैंने जो सुना है, आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या हिंदी आने वाले टाइम में लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे या इसको भी पढ़ना आगे जारी रखेंगे, क्योंकि ये द्वितीय स्थान पर आती है? नहीं, लेकिन मेरा अनुभव कुछ अलग कहता है। मैं बताऊं, मैं अंग्रेज़ी में लिखता आया हूं, और मैंने अपनी पहली उपन्यास एज बॉयज़ पिक अप मैन का हिंदी अनुवाद किया। उसकी प्रेरणा मुझे बिहार से ही मिली। मैं बिहार गया तो वहां पे लोगों ने बताया कि जो हिंदी माध्यम से जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो हिंदी बहुल क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पर अंग्रेज़ी से ज़्यादा हिंदी प्रचलित है। तो उसमें चूँकि प्रेरणादायक तत्व हैं, युवाओं को जोड़ती हुई कहानी है, तो आप इसको हिंदी में लिखिए ताकि उनको लाभ मिल सके। तो मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया, वो अभी पिछले साल ही किताब आई है। और आप विश्वास मानिए कि वो ऐसा समय था, दौर था, जबकि मैं उस किताब को लोगों तक पहुंचाने में मेरी अपनी कुछ बाधाएं थी, तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। और सहज रूप से मैंने देखा कि वो किताब जो है वो अमेज़ॉन पे उसके प्रति रुझान हुआ, वो बिकने लगी। तो मेरा भी जो परसेप्शन है, दृष्टिकोण है, वो कहीं ना कहीं बदला कि हिंदी पढ़ने वाले आज भी लोग काफ़ी हैं, और जो हिंदी के प्रेमी हैं वो तो हिंदी पढ़ेंगे, जिनकी भाषा की अभिव्यक्ति हिंदी है। तो अंग्रेज़ी में आपको वो, इसलिए आपका भी दृष्टिकोण ऐसा बन रहा है कि अंग्रेज़ी में ग्लैमर ज़्यादा है। अंग्रेज़ी साहित्य की ऐसे साहित्यिक फोरम पे अंग्रेज़ी ज़्यादा लोगों के सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी के जो पाठक हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं।
तो हिंदी का जो पाठक वर्ग है वो मेरा मानना है कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हुआ है, और अच्छी किताबें अगर आप देंगे तो वो फिर डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे हमारी न्यू जनरेशन को, क्योंकि उन्होंने थोड़ा लिटरेचर पढ़ना कम कर दिया है अकॉर्डिंग टू नहीं, बिल्कुल पढ़ने से तो आप को मैंने अभी तो पूरा ही हम लोग ने काफ़ी बातें बताई कि आपकी रचनात्मकता बढ़ती है, आपका ध्यान जो है वो एकत्रित होता है आप, और आपको भी ये बहुत आपकी दुनिया बदल सकता है। गांधी जी का मैंने एग्जांपल दिया, अनटू हिज लास्ट, इस तरह कई किताबें लोगों ने पढ़ी हैं जो उस किताब ने ज़िंदगी बदल दी है। तो आप के लिए पढ़ना बहुत ही अत्यधिक ज़रूरी है, और ज़िंदगी में अभी आपको जैसे चैलेंज तो है ही है, लेकिन चुनौती स्वीकार करने के बाद अगर आपका पर्पज़, आपका गोल से अगर आप की तरफ प्रेरित है ना, तो नथिंग विल कम इन द वे। और मेरा मानना है कि रीडिंग बहुत मदद करता है। अगर आप अच्छा लेखक बनना चाहते हैं तो भी आपकी शुरुआत एक लेखक बनने की शुरुआत भी पढ़ाई से ही है। जब मैंने साहित्य पढ़ना शुरू किया, उपन्यास पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ये लगा कि ये मैं भी लिख सकता हूँ। तो आत्म खोज जो होती है आदमी की, आत्मा से परिचय, स्वयं से परिचय, वो कराने में तो पढ़ने का साहित्य का बहुत बड़ा योगदान। अगर आप सर बताना चाहिए आपका आने वाला प्रोजेक्ट क्या है? कुछ 2 नॉन फिक्शन पे काम कर रहा हूँ मैं। ये मेरे पहले नॉन फिक्शन होगा। अभी तक मैंने उपन्यास, ये फिक्शन और कविताएं की हैं, तो मेरा 2 नॉन फिक्शन आने वाला है, तो उसका इंतज़ार करिए। सर, एक रेलवे अफसर और एक लेखक, दोनों में से एक पहचान चुननी पड़े आपको, तो कौन सी पहचान चुनेंगे आप? दोनों पहचान बड़ी स्पेशल है। जब मैं युवा था, महत्वाकांक्षा थी, तो एक अधिकारी बनने का वो तो एक मैंने आपको पहले ही बोला कि वो भी जुनून था, और अब मैं इस जुनून का आनंद ले रहा हूँ। तो वे दोनों एक दूसरे को पूरा करते हुए हैं, और ये 2 पहचान होने से तो और भी अच्छा एक्सपेंशन, फैलाव महसूस होता है व्यक्तित्व में। थैंक यू सो मच सर। टाइम कम है थोड़ा। तो जैसे आपने देखा, मुकुल सर ने हमें बताया कि किस तरीके से साहित्य एक समाज को बनाने में, आज की युवा पीढ़ी को बनाने में, इस डिजिटल दौर में भी जिंदा है, और इसको जिंदा रखने की कोशिश भी की जा रही है। हिंदी, इंग्लिश जो साहित्य है उसके ऊपर किस तरीके से काम किया जा सकता है आज के समाज में, और लेखक जो लिखता है वो पूरे समाज में इस तरीके से बढ़ जाता है कि हर इंसान उसको आने वाली पीढ़ियों तक, सदियों तक उसको सीख सकता है, उससे पढ़कर ज्ञान अर्जित कर सकता है। आप देख रहे थे AFT 24/7 का ये प्लेटफॉर्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली वीडियो।